हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविक्स कॉर्नर में। तो आ गए हैं हम एक नया टॉपिक लेके। जिसे नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि हम इस चैनल पे उत्तराखंड प्रवक्ता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा मेन सब्जेक्ट होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। तो इससे पहले हम सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं और एक टॉपिक हमारा मनुस्मृति के ऊपर आ चुका है, एक वीडियो। तो अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौटिल्य के ऊपर होने वाला है। कौटिल्य थोड़ा बड़ा वीडियो है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कर लेंगे, आज वाला जो वीडियो है, और उसके अगले पार्ट में हम कौटिल्य का मंडल सिद्धांत कर लेंगे, यानी कि जो विदेश नीति किस तरीके की होनी चाहिए। और उसके अलावा कुछ बेसिक छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं और कुछ फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे वो हम अगले पार्ट में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे कोट लगा है, इसलिए मैंने शुरुआत इसी से की है। कौटिल्य ने क्या कहा है, देखो, शुद्ध पानी को तो विष के प्रभाव से शुद्ध पानी को विष के प्रभाव से हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसके चरित्र को सुधारने के लिए कोई दवा नहीं आती। ये मतलब बेसिकली कौटिल्य करप्शन पे बात कर रहे हैं, एक इंसान के कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो लबासना है, जहाँ आईएएस इन सब की ट्रेनिंग होती है, तो उसका भी जो मेन वाक्य क्या है, सीलम परम भूषणम लिखा है ना, सीलम परम भूषणम, यानी कि तुम्हारा चरित्र ही सबसे ऊपर है, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें बना सकता है और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें डुबा भी सकता है। तो इसी तरीके की कुछ बात कौटिल्य ने की है। तो ये तो एक कोट मुझे अच्छा लगा था, मैंने डाल लिया, इसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो कौटिल्य को हम पढ़ते हैं तो कौटिल्य हमें पता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक माने जाते हैं। मतलब प्राचीन भारतीय चिंतन की शुरुआत हम देखते हैं कि कौटिल्य से ही मानी जाती है बेसिकली। कौटिल्य के दूसरे नाम और किस किस नाम से कौटिल्य को जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये दोनों कौटिल्य के ही नाम है। इनकी प्रमुख कृति है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को ही हम नीति शास्त्र भी कहते हैं। ये सवाल आपका नेट में पूछा गया था, यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, कि नीति शास्त्र किसने लिखे है, नीति शास्त्र से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया था। तो अर्थशास्त्र को ही नीति शास्त्र माना जाता है, मतलब कि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम नीति शास्त्र है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। अगला फिर हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना और स्वरूप पे। अर्थशास्त्र में देखो 15 अधिकरण है, यानी कि 15 छोटी छोटी किताबों का कंपाइलेशन है। एक बड़ी बुक में इसको कंपाइल किया है। 150 इसमें अध्याय हैं और 180 विषय ऐसे हैं जिन पर इन्होंने 6000 श्लोक लिखे हैं और 180 विषयों पर चर्चा की गई है। सरकार के 34 भागों का इसमें उल्लेख है, यानी कि 24 डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट के 34 डिपार्टमेंट्स। 34 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। और ये सवाल आपका आया था यूजीसी नेट में, ये भी एक सवाल यूजीसी नेट में आया था कि अर्थशास्त्र में सरकार के कितने डिपार्टमेंट्स का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। अब देखो, अर्थशास्त्र का जो मेन विषय है, मतलब लोगों को लगता होगा कि ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र का जो मेन टॉपिक है वो है राजनीति और कूटनीति, कानून और प्रशासन इत्यादि के बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन। तो बेसिकली स्टेट क्राफ्ट हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। स्टेट क्राफ्ट के बारे में है कि कैसे एक स्टेट को चलाना है, क्या राजा के कर्तव्य होंगे, क्या उसका काम होगा, किस तरीके से गवर्न करना चाहिए राजा को कि उसकी जो प्रजा है उनको मटेरियल वेलबींग उनका पूरा हो जाए, वेलफेयर के लिए राजा को काम करना है। मेन जो अर्थशास्त्र लिखने का ये है वो स्टेट क्राफ्ट के लिए ही है। एक राज्य कैसे चल सकता है, राज्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे मतलब आगे बढ़ा सकते हैं हम अपने राज्य को, ये सब कौटिल्य ने उस समय बता रखा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने मनुस्मृति में पढ़ा था। मनुस्मृति में क्या था कि देखो, मत्स्य न्याय था, मत्स्य न्याय के लिए समाप्त करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई, लोगों ने आपस में समझौता किया। ये जब कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आएगी ना, हॉब्स, लॉक्स और रूसो की, तो वहां आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि राज्य का समझौतावादी सिद्धांत क्या है। तो राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौता है, यानी कि बहुत ज्यादा अन्याय था तो लोगों ने आपस में समझौता किया कि मैं अपने कुछ राइट्स छोड़ूंगा, आप अपने कुछ राइट्स छोड़िए, और उसके साथ ही फिर हम एक पीसफुल स्टेट का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या, अब इसके लिए कुछ आपको देना भी तो होगा, कुछ कर वगैरह देना पड़ेगा। राजा को भी चाहिए कि वो भी कहीं से, उसे भी लोगों से कर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बता रखे कि जो अनाज की उपज है उसका 6% और व्यापार से जो प्राप्त लाभ होगा हमको उसका 10% हमें कर देना है। ये यहाँ तक तो था कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा। इससे सवाल मतलब आ सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। तो कौटिल्य कहता है कि देखो, सप्तांग सिद्धांत से पहले मैंने आपको बताया था कि सप्तांग यानी कि
7 लिम्स हैं, 7 लिम्स हैं स्टेट के। जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं और हर एक अंग का कुछ ना कुछ अपना महत्व होता है। तो उसी तरीके से हाँ, तो जैसे हमारे शरीर में कुछ अंग होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, मतलब हर एक अंग का अपना-अपना महत्व है। उसी प्रकार राज्य के भी 7 अंग होते हैं और सातों का अपने आप में बहुत महत्व है, एक दूसरे पर निर्भर है सातों। एक खोएगा तो दूसरे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सप्तांग सिद्धांत में सबसे जो पहला तत्व है राज्य का या सबसे पहला ऑर्गन है वो है स्वामी यानी कि राजा। इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है कौटिल्य ने। देखो राजा को प्रमुख स्थान दिया है और इसकी तुलना की है हमारे शीर्ष या सिर से, जो हमारे शरीर का जो धड़ है, हमारा जो मेन हेड है, हमारा सर है, उससे इसकी तुलना की है। अब राजा के कुछ काम भी होंगे। राजा के क्या-क्या कर्तव्य हैं? सबसे पहले तो कि उसे कल्याण करना है लोगों का। क्योंकि कौटिल्य कहते हैं ना कि प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है, यानी कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। ये कौटिल्य का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है, ठीक है? राजा की खुशी है। दूसरा जो राजा का काम है वो है कि प्रजा को कर्तव्य पालने की सीख देना, यानी कि प्रजा को वो भी करना है, सिखाना भी है कि सब लोग अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए। फिर उसको धैर्य भी होना चाहिए, संयम बरतना आना चाहिए राजा को, कब कौन सी चीज़ कैसे मैनेज करनी है ये राजा को पता होना चाहिए। और राजा के लिए बेसिकली कौटिल्य ने क्षत्रिय वंश को ही प्रेफर किया, अगर जो क्षत्रिय है वो राजा बनेगा। हालाँकि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में ये चेंज हो सकता है, लेकिन मेनली राजा क्षत्रिय वंश का होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। फिर आता है अमात्य और मंत्री। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा जो एलिमेंट है राज्य का। इनकी तुलना कौटिल्य ने आँखों से की है। हमारी आँखें जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरीके से राज्य में मंत्री और अमात्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि राजा और अमात्य गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं, जो एक दूसरे के बिना बेकार हैं। 2 होते हैं ना, 2 टायर होते हैं, इधर एक टायर इधर, तो अगर एक ही रहेगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी आगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि दोनों टायर होने चाहिए 2 पहिए की तरह। इसलिए अगर सिर्फ राजा है, उसे कोई सलाह देने के लिए है नहीं, तो वो एक सक्सेसफुल स्टेट नहीं बन पाएगा। इसलिए कौटिल्य ने अमात्य या मंत्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और कौटिल्य कहते हैं कि मिनिमम हमारे पास 3 मंत्री तो होने ही चाहिए। मिनिमम 3 मंत्री कैसे? मान लो अगर 2 राजा के खिलाफ भी हैं, तो कम से कम 1 तो होगा जो राजा के साथ होगा। मतलब एक राजा को चीट नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा कौटिल्य कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, कौटिल्य कहते हैं कि राजा को स्पाई रखने चाहिए इन मंत्रियों के लिए भी, कि इनके अंदर क्या चल रहा है। कहीं ये विद्रोह करने की बातें तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी राजा कौटिल्य ने सलाह दी है। राजा को मंत्रियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए भी 1-2 स्पाई रखने चाहिए और जो कौटिल्य को बताते रहे कि क्या-क्या चल रहा है मंत्रियों के बीच में। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा राज्य का एलिमेंट है वो है कोष। कोष यानी कि पैसा, ट्रेजरी, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जैसे आज के टाइम पे, वैसे ही एक कोष होना चाहिए। इसको बोला है राज्य का मुख। अब देखो कोष क्या होना चाहिए? कोष मतलब इतना तो होना ही चाहिए कि राजा का तो उसमें मतलब राजा के जो महल में चीजें इस्तेमाल होने वाली है उनकी फुलफिलमेंट हो सके, प्लस जनता का जो वेलफेयर है, जनता का कल्याणकारी एक राज्य की स्थापना हो सके, जनता की जरूरतें, बेसिक जरूरतें जो वो पूरी हो सके। अब राजस्व वृद्धि के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे आप अपने स्टेट का, अपने राज्य का राजस्व बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कौटिल्य ने 2-3 चीजें बता रखी हैं। एक तो है परिपुष्ट सिद्धांत, यानी कि कर लीजिए, कर के द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा है दौर्लभ्य सिद्धांत। अब ऐसा तो है नहीं कि बस हर चीज पे कर ले लिया, तो उसके लिए कौटिल्य कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो मतलब बहुत रेयरली मिलती हैं, उन पे कर नहीं लगाना चाहिए। तीसरा है कर मुक्ति सिद्धांत, जैसे कि संस्कार, व्रत, यज्ञ और दान, इन सबको कर से मुक्त कर देना चाहिए। तो ये कुछ चीजें राजा बताई हैं कौटिल्य ने कि अपने कोष को हम कैसे अपने राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं। जो चौथा एलिमेंट है हमारा, चौथा एलिमेंट है दंड, यानी कि एक सेना, आर्मी। सेना राज्य का मस्तिष्क है, तो इसे भी बहुत ज्यादा जरूरी माना है। और सेना में फिर से, सेना में जो मेन होंगे वो क्षत्रिय ही होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब वर्ण व्यवस्था हम पढ़ते हैं तो उसमें डिवाइड कर रखा है कौन किस वर्ण से, जाति से कोई उसमें लेना देना नहीं है। वर्ण उसमें व्यवसाय से हमारा वर्ण चुना जाता है। तो उसी तरीके से क्षत्रिय होगा जो उसे ज्यादा प्रीफर किया जाएगा सेना के लिए। और अगर फिर मैंने वही बताया कि एक्सट्रीम कंडीशन में, कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हम यहाँ पे इसको अलग कोई उसका ले सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा जो वो होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए, वो क्षत्रिय से ही बनी होनी चाहिए। दुर्ग यानी कि फोर्ट। फोर्ट क्या होता है? इनको राज्य की बाहें बोला है। अब देखिए हम किसी स्टेट में रह रहे हैं, तो जैसे हमारे आज बॉर्डर है, बॉर्डर पे कितनी सिक्योरिटी रहती है, हमने कितने मतलब
कितनी हाइट उनकी रखनी है, किस तरीके का बॉर्डर होना चाहिए, ये कौटिल्य ने बताया है। तो मतलब जिससे कि कभी कोई अटैक हुई किसी दूसरे राज्य का, तो इतनी आसानी से वो घुस ना पाए हमारे स्टेट में, उसके लिए दुर्ग होने चाहिए। कुछ-कुछ 4 तरीके के दुर्ग की कौटिल्य ने बात की है। जैसे कि औदिक दुर्ग जो पानी से घिरा हो, एकदम पानी से बिल्कुल बहुत आसानी से तो आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, तो एक फोर्ट होना चाहिए जो पानी से घिरा हो चारों साइड से। फिर होना चाहिए पर्वत दुर्ग, पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ। ये आज के टाइम पे हम देख सकते हैं हमारे हिमालयस कितना मतलब इंडो चाइना वॉर भी हुई थी, उसके बाद जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, चाइना नीचे एंटर नहीं कर पाए, उसके लिए मतलब हिमालयस का बहुत बड़ा रोल था, बहुत ज़्यादा। हिमालयस आज के टाइम पे एक हम इसको हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के उसमें भी काउंट करते हैं। फिर एक धानवन दुर्ग, ये मरुस्थल प्रदेश में होना चाहिए। वन दुर्ग बीहड़ जंगलों में होना चाहिए, क्योंकि जंगलों का हर किसी को नहीं पता होता है कौन सा रास्ता कहाँ से है, कौन सा रास्ता किधर को जाएगा, तो ये वहां पे भी एक दुर्ग होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य बताते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा राज्य का एलिमेंट है, राज्य का तत्व है राज्य की सप्तांग थ्योरी का, वो है जनपद। तो जनपद को कौटिल्य ने जनपद की तुलना राज्य की जंघाओं से की है। मतलब जंघाएं जो हमारी जांघें होती है, थाइज होती हैं, वो उसकी तुलना कौटिल्य ने जनपद से की है। जनपद यानी कि टेरिटरी, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेरिटरी का। तो इसके लिए कौटिल्य ने जो सबसे छोटी इकाई है उसको ग्राम माना है। फिर 10 गांव से मिलकर एक संग्रहण बनेगा जो थोड़ा बड़ा गांव होगा। 200 गांव को मिलाकर यानी कि इस संग्रहण 200 संग्रहण को मिलाकर एक खारवाटिक बनेगा जो कि एक नगर होगा। फिर हम बात करें कि 400 गांव को मिलाकर यानी कि इन 400 खारवाटिक को मिलाकर एक द्रोणमुख बनेगा जो कि उपनगर है। और लास्ट में 800 गांव को मिलाकर स्थानीय यानी कि इसको नगम का नाम दिया है, ये सब बनेंगे। जो ग्राम का जो वो होगा प्रधान होगा वो होगा ग्रामिक, और जो सीमा विवाद के को देखने वाला वो होगा ऑफिसर होगा, उसको बोलते हैं पंचग्रामिक। जैसे कि हाँ कोई अगर बॉर्डर पे कोई इशू है तो उसको कौन देखेगा, पंचग्रामिक नाम का एक अधिकारी उसको देखेगा। और उसी प्रकार मित्र के हैं राज्य के कान है। मित्र का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में भी, हमारे फ्रेंड्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ये हमें पता है। तो उसी प्रकार कौटिल्य ने बताया है कि मित्र एक मतलब सिंबल है हमारी स्ट्रेंथ का। कोई जैसे मैं कोई राजा हूँ और कोई मेरे पास पावरफुल मित्र है तो वो सिंबल है मेरी स्ट्रेंथ का। इसको ऐसे देखिए आप, जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पावर, एक स्ट्रॉन्ग मित्र था। तब तक हम रशिया से संधि कर चुके थे, तो हमारे पास था बैकेज था रशिया का कि हाँ अगर कल कोई दिक्कत होगी तो रशिया हमारी हेल्प के लिए आएगा। तो उसी प्रकार कौटिल्य ने बताया कि मित्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये था हमारा कौटिल्य का वीडियो। बहुत बड़ा वीडियो मैंने नहीं रखा है क्योंकि ये आसानी से हमें समझ में आ जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अभी तो इसमें हमने ज़्यादा फैक्ट्स नहीं रखे। एक कल वाला जो वीडियो आएगा अगला, जिसमें हम उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है यानी कि जो मंडल सिद्धांत है, विदेश नीति जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हम बाकी की चीज़ें रखेंगे और उधर ही हमारे कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे कौटिल्य से किस तरीके के सवाल बन के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही से ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी पॉलिटिकल साइंस से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय। थैंक यू।